बात करते हैं बाजरा, पियल मिलेट्स, मतलब मिलेट्स में सेकंड क्रॉप। तो आई थिंक आपने रिवाइज किया होगा, मिलेट्स इंटरनेशनल मिलेट ईयर सेलिब्रेट किया गया है 2023 को वर्ल्ड में, जहां पे बात करें। एंड नेशनल मिलेट ईयर सेलिब्रेट किया गया था 2018 को। मिड डे मील जो कि स्कूल का एक मील होता है, 6 डेज बच्चों को फूड प्रोवाइड करवाया जाता है, उसमें भी मिलेट्स फूड को 6 दिन में से एक दिन इंक्लूड कर लिया गया है। बोला क्यों? क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स सबसे ज्यादा होते हैं कंपेयर करें टू अदर हमारे फूड ग्रेन्स क्रॉप्स के, अदर सीरियल क्रॉप्स के। आ, हाँ जी, सोरगम नहीं हुआ? कैसे कह सकते हैं आप सोरगम नहीं हुआ? आप नहीं आए इसलिए। सैटरडे को क्या हुआ था? फ्राइडे को हुआ था, हाँ फ्राइडे को हुआ था, पूरा सोरगम हुआ है। सोरगम ही तो स्टार्ट किया था, फर्स्ट लेक्चर मिलेट्स का हमारा जो चला था उसमें सोरगम ही था। चलिए बात करते हैं बाजरा। देखिए, बाजरा एक ऐसी क्रॉप है जिसको सबसे कम वाटर रिक्वायरमेंट, सबसे कम मतलब जितने भी सीरियल क्रॉप्स हैं उनमें से सबसे कम इसी को जरूरत है। तो ठीक है, अब ये बात करें कि सीरियल क्रॉप्स में सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसको वाटर की रिक्वायरमेंट है? कम तो बात कर ली हमने कि बाजरा सबसे कम जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है वीट को, ओ सॉरी राइस को। सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? राइस को। कितना जरूरत है? 900 से लेकर 2500 एम, ये जरूरत है किसको? राइस को। अब बात करते हैं बाजरा को। बाजरा को 250 से लेकर 350 एम में ये बाजरा हो जाता है। हाई टेम्परेचर, ड्रॉट टॉलरेंट माना जाता है इसको, कि सूखे के अगेंस्ट ये खड़ा रह सकता है। हार्डली क्रॉप है जहां पे हाई टेम्परेचर, अगर बात की जाए कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो भी ये सह। ज्यादातर ऐसा होता है कि जो क्रॉप सूखे की है और ज्यादा बारिश हो जाती है तो वो खराब हो जाती है। बट इसकी जैसे मेज, मेज की बात करें, मेज में मेज को कम पानी की जरूरत होती है, अगर लेकिन ज्यादा बारिश हो गई तो वो खत्म हो जाएगी। सोरगम का भी यही है, मेज एक एवरेज वाटर रिक्वायरमेंट है लेकिन सोरगम सबसे कम जरूरत है। इवन बात करें इसके नियर बाई, बाजरा से थोड़ी सी ज्यादा ही है, बट वो भी खराब हो जाता है। ये अगर पानी भरा रहे तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं है, और अगर टेम्परेचर 48 हो तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा बोला जहां सबसे कम क्या होगा? बारिश होगी, तो इसके लिए उसको सूटेबल माना जाता है रेन फेड एग्रीकल्चर के लिए, जहां बारिश के भरोसे खेती होती है। और इंडिया में बारिश के भरोसे सबसे ज्यादा खेती होती है या तो साउथ इंडिया, लाइक महाराष्ट्र, लाइक कर्नाटका और केरला। कर्नाटका मोस्टली ये पार्ट आ जाता है, या फिर होती है राजस्थान में। मिलेट्स पेनिसेटम ग्लूकम पोएसी फैमिली की है। तो अभी तक जितनी क्रॉप्स हमने डिस्कस की हैं वो सारी पोएसी फैमिली की ही क्रॉप्स हैं सारी। तो सीरियल क्रॉप्स को इस तरह ना देखें, आपको साइंटिफिक नेम याद रखना है। पहली चीज, फैमिली में सारी पोएसी की हैं। जिसकी हाइट कम है, जिसमें ग्रामिनी फैमिली, बोला ग्रास फैमिली से है। पोएसी क्यों बोलेंगे हम इनको? बोला ये सीड होता है ना इनका, सिंगल सीडेड होता है, तोड़ने पे डबल में नहीं होता जैसे दालों का होता है तो दो टुकड़े हो जाते हैं। बोला इस तरह से इनका नहीं होता, सिंगल सीडेड, या आप कह सकते हैं मोनोसीडेड भी इनको कह सकते हैं। क्रोमोसोम नंबर इज 14। अगर क्रोमोसोम नंबर की बात करूं तो बाजरा में सबसे कम क्रोमोसोम भी होते हैं इन सीरियल क्रॉप्स। सबसे कम पानी चाहिए, सबसे कम क्रोमोसोम नंबर। अब एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, जब बात ये की जाए कि इनका ओरिजिन कहां होगा, जिस क्रॉप को जितना कम पानी जरूरत होता है ना, उनका ओरिजिन भी वही होगा जहां पे सबसे कम बारिश होती है। तो हम स्टेट की तो बात ही नहीं कर रहे ओरिजिन में, ओरिजिन में तो बात होती है कंट्रीज की। तो ये कौन सा प्लेस है? ऐसा ऐसा एक ही है। अगर याद ना आए तो सोचिए कि कहां के लोग सबसे ज्यादा काले होंगे। सबसे ज्यादा काले हैं अफ्रीका। ज्यादातर दालों का, ज्यादातर है ना सोरगम बाजरा, इनका सबका ओरिजिन कहाँ है? अफ्रीका ही है। ज्यादा टेम्परेचर, जहां ज्यादा गर्मी पड़ती है वहीं ये प्लांट मिलते हैं,
और जब ये प्लांट मिले तो हमने बोला कि ये खाने के लिए यूज किए जाते हैं। अच्छा, ये भी आपको पता होगा कि सबसे पहले जो ह्यूमन कंज्यूम किया करता था वो मिलेट्स को किया करता था। सबसे पहले किसको खाया करता था? लेकिन सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर मतलब कल्टीवेशन, सबसे पहले कौन सी क्रॉप का स्टार्ट किया? ये तो फॉरेस्ट में मिल जाती थी, ये तो कहीं पे भी बाजरा तो मिल जाएगा, तो उन्होंने कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। फिर जब उन्होंने देखा वीट और बार्ले को, तो सबसे पहला गेहूं और कौन सा है जो है जिसकी उन्होंने बुआई स्टार्ट की थी। दोनों चीजें क्लियर। तीसरा पॉइंट ये आ जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था उस टाइम कौन कौन सी क्रॉप को इंक्लूड किया गया था? तो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे गेहूं, जौ एंड मतलब राइस, वीट एंड बार्ले, ये तीनों क्रॉप्स को क्या किया गया था? इंक्लूड किया गया था। उसके बाद में तो पल्सेस भी की गई, लेकिन पहली बार की हम बात कर रहे हैं, अभी तो पल्सेस भी उसमें इंक्लूड है सारी। नेक्स्ट बात करें, अफ्रीका इज द ओरिजिन और क्रॉस पॉलिनेशन इसके अंदर होता है किससे? प्रोटोगाइनी टाइप का ये होता है। प्रोटोगाइनी क्या होता है? प्रोटो एंड्री और प्रोटोगाइनी, मेल पार्ट मेच्योरिटी इसमें जल्दी आ जाती है। नेक्स्ट बात करें, स्पाइकलेट्स होते हैं इन पार्ट को। इनफ्लोरेंस, फ्लावर को क्या बोला जाता है? स्पाइकलेट्स बोला जाता है। स्पाइकलेट किसको कहा जाता है? स्पाइक इस तरह का किसमें होता है? स्पाइक्स किसमें बोला जाता है? वीट में भी होता है, लेकिन यहां पे स्पाइक बोला जाता था। स्पाइक का मतलब होता है जो कांटे जनरली उसमें दिखे। स्पाइकलेट का मतलब आप जनरली कभी देखे हैं बाजरे का फ्लावर? देखे हैं कभी? बाजरे का फ्लावर में क्या होगा, यहां से एक जनरल ऐसा फ्लावर होता है और उसके अंदर होगा दाना, उसके अंदर होगा दाना। इस तरह से मल्टीपल इसके ऊपर लगे हो रहते हैं, तो वही इस तरह से है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से। तो ये लगता है स्पाइकलेट और जनरली सेम टाइप काइंड ऑफ कैटेगरी है जो वीट में। हाइपोजियल जर्मिनेशन है, बोला अगर हम बाजरा को लगा दें तो इसका सीड कोट रहता है, पहले सबसे पहले पत्ती बाहर आ जाती है और सीड कोट जमीन के अंदर ही रह जाता है। दैट मींस बिलो द ग्राउंड। बिलो द, हाइपो का मतलब होता है बिलो द ग्राउंड, हाइपर का मतलब होता है अब। बोला हाइपर मत तो बोला ज्यादा ऊंचा मत बोल। तो हाइपो का मतलब होता है बिलो, जो धीरा बोलता है, जैसे ये बच्चा है शिवम, वो बहुत हाइपर, हाइपर नहीं है ये, क्या है शिवम? क्या है? हाइपो टाइप का इंसान है, बहुत स्लो वाला है ना, लो आवाज वाला, जिसकी वॉइस बहुत कम है, बिलो है, एक एवरेज से बिलो है। तो ग्राउंड के बिलो जनरली जैसे ही हमने सीड लगाया वो सीड का रूट्स निकला और यहाँ पे एपिकोटाइल निकला जो बाहर निकल के ग्रीन कलर का होने लगता है। इस सिचुएशन को, सीड कोट जब ग्रीन लैंड के नीचे रह जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोजियल जनरली इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं कि एवरेज वाटर रिक्वायरमेंट इसकी कितनी होती है। तो वाटर जो रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी है? 8 किलोग्राम। अब सोचो कि 8 किलोग्राम है, बाकी क्रॉप्स का कितना होता है? ज्वार का हमने देखा था 9, वीट का देखा 12, वीट का क्या देखा? 12 जनरली। तो बात करें ऑल इंडिया, किसका मतलब? वाटर यूज इफिशियंसी। वाटर, मैं तो हमेशा बताता हूं 7-8 क्रॉप हो गई, अब आके पूछ रहे हैं आप, और हर बार मैं एक्सप्लेन करता हूं तो मतलब आप रिवाइज नहीं करते। वाटर यूज इफिशियंसी, सबसे कम वाटर यूज करने की इफिशियंसी होती है राइस के पास में, उसका होता है 1.2। बोला सबसे कम यूज करूंगा, मेरी कैपेसिटी कम है लेकिन मेरे पास पानी भर के रखो। आप कहोगे वाटर तो ज्यादा भर के रखना पड़ता है, अरे वो यूज नहीं कर सकता, इसीलिए हमें ज्यादा भर के रखना पड़ता है उसके पास में। वो बाकी प्लांट से 10 गुना पानी कम यूज करता है। यूज
यूज तो ज्यादा कर, मतलब उसके लिए रखना ज्यादा पड़ता है, लेकिन कैपेसिटी कम है। जैसे आपके इनके पास रख दूं मैं, अब ये जनरली पानी कितना पीते हैं जो अपनी बॉडी के लिए, तो वही कॉमन आदमी पीता है 4 से 5 लीटर, ये पिएंगे उतना ही। और आपकी बात करूं मैं, जनरली आप एक व्हीट है, ये एक राइस है, तो ये कहेंगे कि बोला मेरे पास में ऐसा नहीं 5 लीटर भर के रखोगे, बाकी आपके पास क्या रखना पड़ेगा, 5 लीटर पानी भर के रख दूंगा, तो बोला उतना ही रखो जितना मैं यूज करूंगा। इनके पास में 5 लीटर कंज्यूम करेंगे लेकिन 50 लीटर भर के रखना पड़ेगा। बोला क्यों? क्योंकि मुझे एवरी टाइम अवेलेबल चाहिए, आपको जब चाहिए थोड़े टाइम के लिए आप रुक सकते हैं। बोला वेट कर लूंगा, आधा घंटे 1 घंटे बाद में लाओगे, लेकिन मैं इतना दिन भर में वेट करते करते पी लूंगा, कम होगा तो थोड़ा कम पी लूंगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा पी लूंगा। लेकिन इनकी सिचुएशन ये है कि बोला भर के रखो जितना मैं पीता रहूं, हल्का हल्का सिप मारता हूं, कंटिन्यू मारता रहूं, तो मतलब यूज करने की इफिशियंसी कम है राइस के प्लांट की। राइस के प्लांट की यूज करने की इफिशियंसी है 1 पॉइंट जनरली 2, और वीट की क्या है 12। इसीलिए बोला जाता है कि गेहूं का अगर 1 किलोग्राम दाना प्रोड्यूस करते हैं तो 500 लीटर पानी की जरूरत होती है 1 किलोग्राम दाना प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन वहीं पे कितना वीट के लिए, वीट के लिए कितना, वीट गेहूं के लिए 500, और वीट के लिए बोला वीट अगर प्रोड्यूस, सॉरी राइस के लिए, राइस के लिए जरूरत पड़ता है 5000। 500 में एक ही तो जीरो लगी, तो 500 में जब जनरली एक जीरो है ना, वीट के लिए जरूरत होता है 500, लेकिन राइस के लिए जरूरी होता है ये 500 के एक जीरो और लगा दो। क्यों? क्योंकि उसका 10 टाइम यूज करने की कैपेसिटी कम होती है, तो कैपेसिटी 10 टाइम कम होगी तो हम ज्यादा 10 टाइम ज्यादा भर के रखेंगे कि नहीं, इसलिए ज्यादा भर के रहना पड़ता है हमें वाटर को 10 टाइम। क्योंकि देखो पॉइंट, इसमें पॉइंट लगा दिया, 10 टाइम कम हो गई इसकी, एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दिया, 10 में एक जीरो के बाद एक जीरो ही तो होता है, इसकी जगह पॉइंट लगा दिया, इसीलिए बोला जाता है सबसे लोवेस्ट यूज करने की एफिशिएंसी है। लेकिन भैया हमारा तो वाटर खर्च हो ही रहा है ना, इसलिए बोलते हैं सबसे कम पानी उसको जरूरत है, रखो चाहे वो यूज ना करे, लेकिन हमारे लिए तो वेस्टेज हो गया। क्रॉप का अगर ग्रो करोगे राइस का, तो भैया उसको देना ही देना पड़ेगा, वहां रखना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं ऑल इंडिया कॉर्प, क्या है कोऑर्डिनेट किसका, रिसर्च प्रोग्राम किसके लिए, ऑन पीएल मिलेट के लिए कहा है जोधपुर में। अरे भैया वहीं तो होता है सबसे ज्यादा राइस, सॉरी मिलेट्स, सबसे ज्यादा बाजरा होता ही राजस्थान में, सूखे में तो जोधपुर में इसके लिए प्रोजेक्ट है। न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें, फॉस्फोरस इन फॉर्म ऑफ फाइटिक एसिड्स में अवेलेबल होता है 0.8 से लेकर 1.1%, और फॉस्फोरस हमारे बोन्स को मजबूत करता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस की वजह से हमारे दांत हो गए, हमारी हड्डियां हो गई जो बनी हुई होती हैं जनरली। तो इसीलिए बच्चों को देखो, इसीलिए बच्चों को खिलाया जाता है। सबसे ज्यादा इसमें फैट परसेंट होता है कंपेयर करें टू सभी सीरियल क्रॉप्स में, कितना होता है 5%। आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा फैट परसेंट किस में होता है, तो सीरियल क्रॉप्स में सिर्फ 1, 2, 3 ही होता है, 1%, 2%। लेकिन जब बात कर दी जाए बाजरा में, तो इसका एक्सट्रैक्ट भी किया जाता है, बाहर निकाला भी जाता है। वैसे 3.5 से 4% राइस में भी होता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा होता है। और राइस का भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिनके बाल झड़ने की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए यूज करते हैं। आप जनरली देखा होगा कि उस पे पैकेट पे भी लिखा हुआ रहता है, मैंने कभी यूज नहीं किया, बट जनरली कभी एक बार पैकेट देखा था मैंने, बाबा रामदेव का एक ऑयल आता है केस कांति कुछ करके, एक उनका क्रीम आता है, उसमें भी लिखा हुआ रहता है कि राइस ऑयल। तो हाँ एग्जैक्टली ऑयल निकाला जाता है, 4% होता है जिसका। कार्बोहाइड्रेट बोला इसको जरूरत नहीं है मुझे रटने की, क्योंकि 65 से 75 ही होता है कार्बोहाइड्रेट सभी में। जितने भी सीरियल क्रॉप्स हैं उनका 65 से 75 के बीच में ही कार्बोहाइड्रेट रहता है। मिनरल्स एडिशनल होते हैं 2.7 पर, हाईएस्ट इन सीरियल क्रॉप्स में सबसे ज्यादा मिनरल्स होते हैं। तो यार अब से ध्यान रखो, बाजरा की रोटी खाया करो। खाते हो? कभी खाया नहीं होगा आप लोगों ने, खाया कभी बाजरा की रोटी? अच्छा कॉमन, तब तो मेरी कैटेगरी के आदमी ही हो, है ना। हाँ छोटा दाना होता है इसलिए चिड़िया को भी डालते हैं, एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। नेक्स्ट बात करें सोइल,
वार्म क्लाइमेट जरूरी है, मोस्ट ड्रॉट एंड हीट टॉलरेंट क्रॉप है अमंग सभी सीरियल्स में। बोला सबसे ज्यादा ना, कितना ही गर्मी दे दो मुझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम पानी हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 से लेकर 28 डिग्री ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। वैसे तो ये हो जाता है कितने में, 10 से लेकर जनरली 50 डिग्री तक भी पहुंच जाए, इसको कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता अगर पानी ठीक ठाक है। लेकिन 50 पर तो दम घुटेगा ही घुटेगा। बट अगर वाटर है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑप्टिमम 20 से लेकर 28। रेन नॉट डिजायरेबल ड्यूरिंग द फ्लावर एंड ग्रेन फिलिंग। जब फ्लावरिंग इसमें हो और दाना बन रहा हो उस टाइम इसको पानी नहीं चाहिए, ओ सॉरी रेनफॉल नहीं चाहिए। अब लिख लो अपने नोट्स के अंदर, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो इसको फ्लावर में पानी भरने लगता है, और जब फ्लावर में पानी भरा रहे तो सोचो फंगस लगेगा कि नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है, लॉजिकली बात है, क्योंकि इसमें वाटर भर जाता है और उसमें फंगस लगेगा, पहली चीज। सेम एज फ्लावरिंग के टाइम पे किसको पानी नहीं चाहिए, मेच्योरिटी और फ्लावरिंग के टाइम पे कॉटन को भी पानी नहीं चाहिए, लेकिन वैसे वाटरिंग चाहिए, लेकिन रेनफॉल नहीं होना चाहिए और स्प्रिंकलर से आप नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि जब वो क्या होता है फ्लावर लगते हैं और जब फ्रूट या मेच्योरिटी आती है तो उसके जो फ्रूट होते हैं ना क्या होते हैं, टूट जाते हैं, तिड़क जाते हैं, जिससे अंदर कॉटन में पानी चला जाता है, और जब कॉटन में पानी चला गया तो कॉटन खराब होगा। तो उस ड्यूरेशन में एक चीज है कि स्प्रिंकलर सिस्टम आप बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, रेनफॉल उस टाइम नहीं होना चाहिए, नहीं तो कॉटन सारा खराब हो जाएगा। सेम एज एक ग्राम है, उसका भी लिख लो, ग्राम में कभी भी फ्लावरिंग के टाइम पे वाटर नहीं देना चाहिए, या तो प्री फ्लावरिंग या आफ्टर फ्लावरिंग ही वाटर, जस्ट फ्रूट बनने लग जाए फ्लावरिंग के, अदरवाइज ज्यादातर आपने देखेंगे कि फ्लावरिंग के टाइम वाटर दे सकते हैं। ये 3 क्रॉप हैं जिनमें फ्लावरिंग के टाइम आप पानी नहीं दे सकते। अब जैसे बात करेंगे ग्राम की, ग्राम में तो आप फ्लावरिंग के टाइम पे ग्राउंड वाटर भी नहीं दे सकते, स्प्रिंकलर तो छोड़ दीजिए, और इनमें रेनफॉल और स्प्रिंकलर नहीं कर सकते बाकी में। लेकिन ग्राम में ना आप ग्राउंड वाटर दे सकते हैं, ना आप रेनफॉल यूज कर सकते हैं, मतलब वही स्प्रिंग आप यूज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। नेक्स्ट बात करें सैंडी, मोस्टली जो राजस्थान में इसके लिए सुटेबल है, बोला जो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। समर क्रॉप इन तमिलनाडु में, इसको समर एज ए क्रॉप्स और गुजरात में ग्रो किया जाता है। समर का मतलब जो जनरली हम खरीफ सीजन में ग्रो करते हैं तो जून में ग्रो करते हैं, ऐसा ही करते हैं जून में, लेकिन गुजरात और तमिलनाडु के लोग इसको मार्च लास्ट और अप्रैल में ग्रो कर लेते हैं, तो इसीलिए बोला जाता है समर सीजन। राजस्थान में 50% एरिया है, 1/3 ऑफ प्रोडक्शन कंट्री का कौन प्रोड्यूस करता है, राजस्थान। सो राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट है, टॉप जो फर्स्ट प्रोड्यूसर स्टेट है ऑफ बाजरा, सीड एंड सोविंग। अब एक चीज ध्यान रखिए, जब बात की जाए सोविंग की तो बच्चा 4 से 5 सेंटीमीटर ही होता है सोविंग। चाय वाय चाहिए और किसी को, चाय चाहिए किसी को, सर नहीं, वो बोतल भिजवाइएगा। तो जनरली एक चीज मैं बता दूं कि आपको रटने की जरूरत नहीं है कि सीड की डेप्थ कितनी डालें, क्लियर। बट कहां मैं कैसे याद रखूं, और ऐसा तो है नहीं कि सभी का 4 से 5 होगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए, पहली चीज तो यह है कि अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज, तो अकॉर्डिंग टू साइज अगर जिसकी बहुत कम साइज है, जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं हमारे सरसों, जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं हमारा तिल, तिल देखा आपने, तिल है ना। एक तो कैटेगरी आती है वेजिटेबल वाली, वेजिटेबल की कैटेगरी के सीड बहुत छोटे होते हैं, चाहे आप चिल्ली पे चले जाओ, चाहे आप टोमेटो पे चले जाओ, चाहे आप कॉलीफ्लावर या कैबेज पे चले जाओ, तो बच्चा वो एक माइंड में रखिएगा कि उस साइज के अगर सीड होंगे ना, जहां पे 200 ग्राम की जरूरत होती है, 200 ऐसा ही है, 200 250 300 400 यही है, वहां हमेशा सीड की डेप्थ रखी जाती है 1 से लेकर 2, ऑप्टिमम होती है 2, कहीं पे 3 भी हो जाती है इससे ज्यादा, लेकिन ऑप्टिमम 2 होती है, पहली चीज।
क्लियर हो गया दिमाग में? सारी पिक्चर्स आ रही होंगी। मिर्च का बीज तो देखा ही होगा, बाकी बाकी का नहीं देखा, चिल्ली का तो देखा ही है। अगर उस कैटेगरी के अगर सारे सीड हो तो क्यों? बोला जब हम बात करें कि उस सीड में से जो कोलियोप्टाइल बाहर निकल के आता है, वो उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो 2-3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर मिट्टी से बाहर निकल के आ जाए। मतलब अगर हमने सोइल में उसको 5 सेंटीमीटर डाल दिया तो उसकी कैपेसिटी सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर की ही होती है, तो लैंड से बाहर नहीं निकल के आएगा। क्लियर? अब बात करें कि दूसरी एक कैटेगरी तो होगी आपकी 2 सेंटीमीटर वाली, जिसके अंदर हमारे क्रॉप्स में कौन कौन सी आ जाती हैं। बोला क्रॉप्स के अंदर आपकी कौन कौन सी आ जाती हैं? सिसेम, तिल। तिल का सीड बहुत छोटा होता है, तो वो इस कैटेगरी में आ जाती हैं। अच्छा, इन कैटेगरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी कैटेगरी है सिर्फ और सिर्फ 4 से 5। चाहे दालों की बात की जाए, चाहे आप किसी की भी बात करो, लेकिन एक थोड़ा सा यहां ट्विस्ट आ जाता है। बोला एक चीज और डिपेंड करती है, कौन सा? जैसे आपने सुना होगा डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड टाइप के सीड, सुना है आपने? डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड टाइप के सीड, या सिंगल सीडेड या मोनो, इस तरह से बोला जाता है। तो जनरली ना सीड कोट का जो कोलोप्टाइल होता है उस पे वीट में थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन आ जाता है। वीट में ये हो जाता है 4 से लेकर 6 के बीच में, लेकिन वो डिपेंड करता है ट्रिप्लॉइड है डिप्लॉइड है, क्योंकि उसको जो कोलियोप्टाइल है कितना बाहर आ सकता है। क्लियर हो गया? अदरवाइज ऑप्टिमम क्या रहती है? 4। तो एक तो 2 की कैटेगरी याद रहेगी, एक होगी आपकी 4 की कैटेगरी, 4 to 5 की कैटेगरी। क्लियर? अब एक ही ऐसा क्रॉप है जिसके ऊपर हम जनरली चलते हैं, जो कि ग्राम है। ग्राम में सीड की डेप्थ होती है हमेशा 8 सेंटीमीटर। बोला क्यों? क्योंकि इसको किससे बचाया जाना है? विल्ट डिजीज से बचाया जाना होता है। और ये कैसी क्रॉप है? बोला हमें ऐसी जमीन में लगाओ जहां क्या हो? ढेले हो, पॉट्स बोले। क्यों? बोला हवा जानी चाहिए, ढेले होंगे तो हवा जाएगी इजीली, और अगर एकदम रफ सोइल होगी, मतलब एकदम स्मूथ सोइल होगी, तो क्या होगा? हवा, एयर का फ्लो नहीं होगा। तो एक क्रॉप छोड़ दो 8 सेंटीमीटर, जिसके अंदर कौन सा आता है? ग्राम। और बाकी की बात करें तो कैटेगरी होती है 4 से 5। बस अगर आपको कोलियोप्टाइल के अकॉर्डिंग बात की जाए, बोला कोलियोप्टाइल क्या होता है, तो सीड जर्मिनेशन के बाद में सीड से लेकर लैंड सरफेस तक जो पार्ट निकलता है ये होता है हल्का व्हाइट कलर का, और उसी को बोला जाता है कोलियोप्टाइल बोला जाता है। अब ये बाहर जब निकलने लग जाता है तो वो ग्रीन होने लगता है, तो इसको हम लीव्स बोल दी जाती है। क्लियर? लीफ। क्लियर? एक मिनट। क्लियर हुआ? हाँ जी, चलिए अब देखो। देखिए, हमने एक चीज देखी थी, आई थिंक याद होगा, कि जो वीट क्रॉप की कैटेगरी आती है ना, वीट की साइज ऐसे ही, प्लांट की साइज ऐसे ही, उसमें टिलर्स निकलते हैं। इस कैटेगरी में 3 क्रॉप्स आती हैं। कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं? 3। एक आता है वीट, एक आता है हमारा राइस, एक आता है बार्ली। 3 ही आती है। अब तीनों में सिमिलरिटी क्या है? अगर आप कॉमन चीज देखोगे तो तीनों की लगभग ऑप्टिमम एक कॉमन सीड रेट भी थी, वही है। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी ऑलमोस्ट वही है। राइस और बार्ले में तो 22.5 हम लेते हैं, ओ सॉरी, वीट और बार्ले में कितना लेते हैं? 22.5, और 5 से 10 सेंटीमीटर। प्लांट टू रो 22.5, और राइस में कितना लेते हैं? बोला 20। जनरली वही होता है, तो कॉमन कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। बट बात करी जाए कि जहां पे सोरगम आ जाती है, ज्वार, मेज आ जाती है,
बाजरा आ जाता है, क्योंकि इनकी प्लांट का स्ट्रक्चर, हाइट, सब कुछ अलग है कि नहीं है? तो इनके लिए रो टू रो जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा 45 होती है जनरली। आप एक चीज अगर नोटिस करेंगे पढ़ते टाइम पे, तो जब प्लांट स्ट्रक्चर, उसका बॉटनिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां सेम रहता है, तो हमें रटने की जरूरत नहीं होती है उसका कितना होगा। अगर इवन आपको कुछ आइडिया एक क्रॉप का है तो एग्जाम में दूसरी क्रॉप का याद नहीं है तो आप आंसर दे सकते हैं। या क्या होगा अगर 19-20 इधर उधर हुआ तो या तो जी 1 पॉइंट चांसेस है कि आपका रॉन्ग हो जाएगा, बाकी तो राइट होने के चांसेस है। जब है ही ऐसा तो फिर हम क्यों ना उसी हिसाब से, हर एक आप क्रॉप की तो याद नहीं रख सकते, इस क्रॉप की में ये डिफरेंस है इस क्रॉप में, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि कुछ जो क्रॉप में डिफरेंस होता है उसको सेपरेट अलग कर लो, उसको याद कर लो, बाकी तो कॉमन है। तो तरीका एक्चुअल में यही होता है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं सोविंग डेप्थ। बाजरा देखो सोविंग डेप्थ होते हैं 2 से 3, मैंने बोला सरसों, बाजरा, ये जो कैटेगरी है ना, इन कैटेगरी का लगभग 3। सीड रेट भी बात करोगे, बाजरा, सरसों, इनका सीड का साइज ऑलमोस्ट एक सा ही होता है, सेम सा। इनका 4 से 5 ही होता है सीड रेट भी। चाहे आप तिल पे चले जाओ, चाहे बाजरा पे चले जाओ, चाहे सरसों पे चले जाओ, जितने भी टाइप की सरसों है उनका भी उतना ही होता है। लेकिन क्या बाजरा और ज्वार, उसका बीज एक होता है साइज? बाजरा और ज्वार का मतलब बार्ले और सोरगम का सीड का साइज सेम होता है? सोचिए, नहीं, सोरगम का ज्यादा होगा। हाँ, एक दिन एक मैंने ऐसे ही पूछा तो किसी ने बोला सर जो हाइब्रिड बाजरा होता है और सोरगम होता है उसका साइज सेम होता है, तो उस जगह कह सकते हैं उसका साइज सेम है। बट अदरवाइज कॉमन हम बाजरे की बात करें और सोरगम की बात करें तो सीड का साइज में डिफरेंस है, सोरगम का साइज जो बड़ा होता है वहां पे मिसली सीड रेट कितनी लेते हैं। प्लांट टू प्लांट कोई फर्क नहीं है, रो टू रो उतनी है 45 to 10। लेकिन सीड, अब जब प्लांट का स्ट्रक्चर में कोई खास डिफरेंस नहीं है, प्लांट टू प्लांट, रो टू रो लाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम सीड रेट को किसके अकॉर्डिंग डिफरेंस करेंगे? वजन के आधार पे। बोला प्लांट तो उतने ही लगने हैं ना, अब बात करेंगे सीड में अगर वजन कोई मोटा है तो ज्यादा ले लेंगे। अदरवाइज दो दो प्रॉब्लम्स होती है, एक तो होता है कि प्लांट टू प्लांट कितना डिस्टेंस है रो टू रो, तो कितने हमें सीड लगाने हैं। एक डिसाइड करता है कि सीड का वेट कितना है, क्योंकि आप सीड के वेट के हिसाब से भी डिस्कस नहीं कर सकते, बोला ये तो सारे सेम वेट के हैं और सारे में नंबर ऑफ सीड उतने ही आते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि एक क्रॉप है जिसका प्लांट का स्ट्रक्चर आपको लगभग 70-80 सेंटीमीटर एरिया कवर करता हो, जो सरसों का देखा है आपने, गन्ने का देखा है। गन्ने का एक पेड़ लगभग अगर बात करें तो 90 सेंटीमीटर एरिया कवर करता है। सरसों की बात कर लीजिए, 60 सेंटीमीटर जनरली एक एरिया कवर कर लेती है अगर ऑप्टिमम अगर लगाई जाए, और यहाँ पे 45। तो वो एरिया भी डिपेंड करता है और उसका साइज भी, ये दोनों चीजें चलती हैं सीड रेट जब हम डिसाइड करते हैं उस लेवल पे। सोविंग टाइम की बात कर रहे हैं तो सीड रेट क्या होगा? 4 से 5, जो मैंने पहले बोला कि मस्टर्ड में इन सभी में यही कैटेगरी होती है। डेप्थ की बात करोगे तो 2 से 3, मैंने बोला कि जो छोटी हमारी जितने भी इसकी होती हैं वेजिटेबल्स के होते हैं छोटे, वो 1 से 2 कैटेगरी में आएंगे। इससे थोड़े बड़े जो होते हैं डेप्थ, वो 2 से 3 में आ जाएगी। और जब चलते हैं वीट, राइस, बार्ले या मेज, या फिर आप बात करें और क्रॉप्स का, सोरगम, तो इन पे फिर चला जाता है 4 से 5, इससे ऊपर नहीं जाता। इससे ऊपर जाता है एक ही क्रॉप का, जो कौन सी है? ग्राम। और ग्राम का क्यों हम इतना डेप्थ में लेते हैं, जिसका मैंने रीजन बता दिया, विल्ट से बचाने के लिए और प्रॉपर उसको एयरिंग मिले, इसके लिए इसको लिया जाता है। जून जुलाई में सोविंग होती है। ट्रांसप्लांटिंग मेथड इसके लिए सबसे बेस्ट है। नर्सरी एरिया रिक्वायरमेंट होता है 500 से 600 मीटर स्क्वायर। सीड रेट, अगर आप नर्सरी से देखो, सीड रेट क्या है एक बात बताओ, क्या है सीड रेट? क्लियर हो गया? लेकिन अगर आपने नर्सरी के थ्रू प्लांटिंग की है, पहले नर्सरी तैयार की, फिर प्लांट उखाड़ा, फिर फील्ड में लगाया, तो आपको सिर्फ 2 किलोग्राम सीड की जरूरत होगी। बहुत बार पूछा गया है। सबसे इसका अच्छा मेथड होता है नर्सरी, और आप नर्सरी से लगा रहे हैं
तो सिर्फ और सिर्फ 2 किलोग्राम। लिख लीजिए अपने नोट्स में, बहुत बार बोला जाता है सीड रेट नर्सरी के थ्रू लगा रहे हैं तो 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर, मतलब आधा ही बाजरा हो गया, आधा ही सीड रेट हो गई। किसी के माइंड में ये तो नहीं आ रहा सर 2 किलोग्राम पे क्यों आ गया, 4 किलोग्राम से 2 किलोग्राम पे, है किसी के माइंड में थोड़ा बहुत 19-20? नहीं है तो फिर बता दो, आप बता दो अगर नहीं है तो, क्यों इसका 2 किलोग्राम सीड ले रहे हैं। हाँ, ब्रॉडकास्टिंग की तो बात ही नहीं की गई, सीड ड्रिल के द्वारा किया जाता है इसका, ब्रॉडकास्टिंग से बहुत कम किया जाता है। और वेरी गुड। और बोलो भाई। हाँ जी आप बताइए मिस चेंज। हाँ जी 2 ग्राम, 2 ग्राम नहीं 2 किलोग्राम क्यों लेंगे। हाँ जी हाफ सीड रेट क्यों लिया जाएगा। क्योंकि नर्सरी में ग्रो कर रहे हैं तो उसका रीजन तो होगा ना, नर्सरी में ग्रो करने से आधा थोड़ी हो जाएगा। हाँ डिसीज रेसिस्टेंस ही आ जाती है नर्सरी में, किसने बताया। ठीक है गॉट इट समझ गया, बिल्कुल राइट है, इस पॉइंट ऑफ व्यू भी आप कह सकते हैं, बट वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। हाँ जी मिस रूपाली, डोंट नो आइडिया, डोंट नो। यस मिस, चलिए देखिए आप लोगों ने हद तक कुछ हद तक मतलब सही आंसर दिया। पहली चीज, जब हम सीड को डायरेक्ट सोविंग करते हैं तो वहां पे ये ऐसा नहीं होता कि 100% सीड क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे, 100% सीड से हमें प्लांट मिलेगा। पहली चीज, ज्यादातर पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि जब प्लांट छोटा होता है तो उसमें डिजीज भी लगने के चांसेस होते हैं। कुछ जब ग्रोथ करते हैं तो उसमें लाइक रूट रोट डिजीज हो गया, फंगल जो डिजीज हो जाते हैं उससे प्लांट भी खराब हो जाते हैं। बट ये ट्रांसप्लांट कर रहा है ये प्रॉपर एक हाइट के बाद में, अराउंड 1 मंथ बाद में इसको हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो ये चांसेस होते हैं लगने के, जितना डिस्टेंस हमें जरूरत है उतना डिस्टेंस पे लगाते हैं। बाद में हमें एक थिनिंग भी करनी पड़ती है प्रोसेस, यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए हम पहले से ही जितना प्लांट लगाने उतने नंबर ऑफ प्लांट के अकॉर्डिंग हम नर्सरी तैयार करते हैं, और नर्सरी में इसीलिए कम सीड की जरूरत होती है। यही आपका आंसर था, बिल्कुल अच्छा लगा सुनकर। न्यूट्रेंट मैनेजमेंट की एनपीके रिक्वायरमेंट होती है 120, 60 और 40। क्या किसी को याद है कि किस क्रॉप के लगभग सेम है। वीट के, वीट की और इसकी एकदम सेम है। राइस की बात करोगे तो थोड़ी सी राइस की ज्यादा चली जाएगी, बार्ले की बात करोगे तो बार्ले में थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि बार्ले को ज्यादा चाहिए नहीं होता। तो ये 120, 60 एंड 40 इरिगेशन हेडिंग एंड फ्लावरिंग टाइम पे इसको इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो हेड निकलता है इसका और प्रॉपर फ्लावर बनते हैं उस टाइम पे। वैरायटी हाइब्रिड याद कीजिए, मैंने कुछ आपको सोरगम में भी बताया, मैंने मेज में भी बताया। ये 64, 1961, 62, 63, 64 कुछ याद है आपको, बताइए रावत जी क्या याद है। ये 64, 63 मैंने कुछ बताया था आपको ईयर, क्या क्या। हाँ हाइब्रिड वेराइटी, लेकिन मैंने कुछ बताया था कि ज्यादातर क्रॉप्स का इसी ड्यूरेशन के अंदर ही होता है। फर्स्ट हाइब्रिड या जनरली फर्स्ट हाई यील्ड वेराइटी, ड्वार्फ वेराइटी। ग्रीन रेवोल्यूशन तो 1965 और 67 में आया, 66 में आया था। प्री प्लानिंग, जब ग्रीन रेवोल्यूशन 1965 में 1965 में जब आया था, 65-66 में जब हमने स्टार्ट किया था, उससे पहले ये प्री प्लानिंग थी कि वो वैरायटी डेवलप कर ली जाए जो हाई यील्ड दे, हाइब्रिड हो, ड्वार्फ हो, वो वैरायटी अभी से। तो 1960 से 1960 से हमने स्टार्ट किया था 1965 तक, किस किस के सेक्टर में, पहला हाई यील्ड वैरायटीज के लिए काम किया, दूसरा फर्टिलाइजेशन के लिए, और तीसरा वीडिसाइड्स केमिकल्स तैयार करने के लिए हमने
काम किया और फिर 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, जो ये टारगेट था डॉक्टर एनी बोरलॉग जी का कि ये तीनों पे काम कीजिए। स्वामीनाथन जी ने इसको प्रॉपर क्या किया, अप्लाई किया, क्योंकि 1960 में बुलाया गया था एनी बोरलॉग जी को इंडिया में, 1960 में, 50 में नहीं, नहीं कुछ नहीं पूछा, 19 बचा। 1950 के अंदर क्या स्टार्ट किया गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन। कौन लेके आए थे, डॉक्टर एन ई बोरलॉग जी, यूएसए में। उनका टारगेट था कि 1970 तक इसको रखेंगे। तो वर्ल्ड में जो रिवॉल्यूशन आया वो 1950 में आ गया था। फिर हमारे जो एग्रीकल्चर कमीशन एम एस स्वामीनाथन जी हैं, उन्होंने क्या किया, 1960 में इनको बुलाया एज ए एडवाइजरी यहां पे इंडिया में। बोला आपने 10 साल हो गए, 50 से 60 तक 10 साल हो गए, बोला 10 साल हो गए, आपने सक्सेस कर दिया ग्रीन रेवोल्यूशन को, तो इसके पीछे क्या रीजन है, जो कि ये पहले क्या हो चुका था, 1910 से 1920 के बीच में रिवॉल्यूशन लेके आए थे मैक्सिको ही। तो ये स्टार्ट में मैक्सिको में किया गया था, मैक्सिकन रेवॉल्यूशन, वो फेल हो गया था। तो इन्होंने उसमें जो फेलियर को ध्यान में रखते हुए सक्सेस की तरफ वर्क किया। तब इंडिया को बताया कि ये तीनों पे हमने काम किया। हाई यील्ड वैरायटी जब तक नहीं होगी तो कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, अगर प्रोडक्शन लेना स्टार्ट कर दिया और न्यूट्रेंट प्रॉपर नहीं है तो फिर क्रॉप अच्छी नहीं हो सकती। अगर न्यूट्रेंट भी और क्रॉप हो भी गई अच्छे से तो उस टाइम इंसेक्ट और पेस्ट इंसेक्ट ज्यादा चलते थे, उस टाइम इतने इंसेक्ट्स होते थे पूरी पूरी क्रॉप्स खत्म कर दिया करते थे। डिजीज भी ऐसे ही होते थे, फेमाइन आए, बहुत से फेमाइन आए, पोटैटो फेमाइन की बात करें, आयरिश फेमाइन की बात करें, बंगाल फेमाइन की बात करें, तो आप बचाओगे कैसे, तो इसके लिए बोला वीडिसाइड्स एंड केमिकल्स, है ना, इंसेक्टिसाइड्स एंड डिजीज कंट्रोल के लिए हमने केमिकल्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। 1960 से 1965 में इन तीनों पे वर्क किया और 65 से हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन ला दिया और सक्सेस हो गए। पहली बार ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया था पंजाब में, क्रॉप थी वीट राइस एंड बार्ले, उसके बाद में हरियाणा, यूपी, वेस्टर्न यूपी और फिर ऑल ओवर इंडिया में इसको स्टार्ट किया गया। गॉट इट। बात करते हैं फर्स्ट हाइब्रिड, बोला हाइब्रिड है ना, हाइब्रिड, तो हाइब्रिड बाजरा 1965 में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा, इसके पीछे जो जीन रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, बोला टिप्ट 23A इसके बीच में और BIL बिल 3B के बीच में क्रॉस करवाया गया था। क्लियर, टिप्ट 23। नेक्स्ट बात करें हाइब्रिड डेवलप यूजिंग लोकल मेल स्टेरिलिटी यूज करके, तो वो लोकल मेल स्टेरिलिटी थी HB4 में। अनदर हाइब्रिड रिलीज फ्रॉम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PHB, पंजाब हाइब्रिड बाजरा 10 hybrids पूसा 23, ICMH 356 and HHB 67। फर्स्ट मेल स्टेरी लाइन जो थी टिप्ट 20, है ना, टिप्ट 23A मेल स्टरलाइन की बात की जाए। स्टरलाइन क्या होता है आप लोगों को मैंने बार बार बताया, ठीक है, ये क्या होता है, मेच्योरिटी, मेल की मेच्योरिटी जो डिफरेंस होती है उस टाइम हम क्या करते हैं, दूसरे मेल को क्रॉसिंग करवा देते हैं फीमेल के साथ में। पूसा नेपियर फर्स्ट, ये इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड है। पूसा नेपियर इंटरस्पेसिफिक, दो डिफरेंट क्रॉप जिनके बीच में क्रॉप इंटर क्रॉप जो क्रॉस करवाया गया, किस किस के बीच में, क्या है, पाइसम, पी का मतलब क्या होता है, पी परपेरियम बोलने जा रहे हो, है ना, पी का फुल फॉर्म नहीं बोल रहे, पाइसम परप्यूरियम और पाइसम ग्लूकम। ग्लूकम को जनरल बाजरा जो हम कॉमन की बात करें और उसी कैटेगरी में ये आता है, इनके बीच में क्रॉस करवाया गया। डिजीज डाउनी मिल्ड्यू, बोला बात कर रहे हो डाउन की, डाउन का मतलब पत्ती के लीव के सरफेस पे नीचे की तरफ क्या हो रहा है, व्हाइट कलर का क्या होगा, डस्ट काइंड ऑफ या कॉटन काइंड ऑफ देखने को मिलेगा, इसलिए बोला जाता है डाउनी मिल्ड्यू। स्क्लियोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, क्योंकि ग्रैमिनी फैमिली में है ना ये डिजीज, तो ग्रैमिनिकोला। नेक्स्ट बात करें ऑल्सो नोन एज ग्रीन ईयर डिजीज, डाउनी मिल्ड्यू कोई, देखो ग्रीन ईयर किसको बोला जाता है, गेहूं के ऊपर इन्फ्लोरेंस जो फ्लावर पार्ट को हम ईयर ही तो बोलते थे, स्पाइक ईयर, तो इसका भी फ्लावर वही है,
तो इसके ऊपर देखो क्या आ गया, ग्रीन ग्रीन कलर का ग्रोथ होने लग गई, इसलिए बोला जाता है ग्रीन ईयर। ऐसे कुछ आदमियों को देखा होगा आपने, कानों के ऊपर बाल आने लगते हैं लंबे 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 लंबे, देखा है कभी? बहुत से लोगों को देखा होगा। तो आपको ब्लैक ईयर कह सकते हो उसको। तो इसके भी ईयर के ऊपर ना व्हाइट कलर के इस तरह से हेयर से दिखने लगते हैं, ये डाउनी मिल्ड्यू की वजह से देखने को मिलते हैं, जिसको बोला जाता है ग्रीन ईयर। ये दूसरा बात करें, अर्गट डिजीज, अर्गट का मतलब होता है काइंड ऑफ सड़ जाना, और जब फ्लावर पार्ट सड़ जाता है तो उसको बोला जाता है अर्गट। देखो जो फ्रूट्स होते हैं अंदर सीड्स होता है वो पूरी तरह से सड़ने लग जाता है, क्लेविसैप्स फ्यूजीफॉर्मिस। नेक्स्ट बात करें स्मट, याद कीजिए वीट में रस्ट और स्मट, रस्ट इक्वल टू डस्ट, और ल्यूज स्मट और कवर्ड स्मट दो देखा होगा। स्मट मोस्टली फ्लावर को इफेक्ट करता है, और वहां पे आपको चार कोल की तरह है ना ब्लैक पाउडर ब्लैक आपको देखने को मिल जाएगा। क्या यहाँ पे ऐसा नहीं ये बबल्स भरे हुए हैं चार कोल से, ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं। नेक्स्ट बात करें पेस्ट कौन कौन से, व्हाइट ग्रब डिजीज, व्हाइट ग्रब, ये व्हाइट है, ये ग्रब है, ग्रबी है, व्हाइट है। अरे इतना मोटा है, ये किसी के अंदर घुस जाता है तो क्या कर देता है, होल करेगा कि नहीं करेगा? जिस प्लांट में घुसेगा होल करेगा, तो होल करेगा तो साइंटिफिक नाम क्या होगा, बोला होलो ट्रिकिया सेराटा। आदमी क्या प्लांट सराटा करने लगता है जब होल किया जाता है, तो होलो ट्रिकिया सेराटा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ किसका, व्हाइट ग्रब का, जो ये कॉमनली सॉइल्स में देखी जाती है। नेक्स्ट बात करें सूट फ्लाई, मक्खी, साइंटिफिक नेम एथ्रीगोना एप्रोक्सीमेटा, एथ्रीगोना एप्रोक्सीमेटा ये फ्लाई जनरली देख सकते हैं प्लांट्स के ऊपर, सूट फ्लाई। नेक्स्ट बात करते हैं फिंगर मिलेट्स। बोला इनको फिंगर मिलेट क्यों कहा जाता है, बोला फिंगर का मतलब अंगुली, और अंगुली की तरह ये मिलेट होते हैं। तो इसके फ्लावर को देखोगे ना तो 1 2 3 4 और पीछे 5, 1 2 3 4 और 5, पूरा हाथ की तरह, हैंड की तरह ये पूरा का पूरा इसका फ्लावर इनफ्लोरेंस देखने को मिलता है, इसलिए बोला जाता है जी फिंगर मिलेट। एक आपने अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सा, फोक्सटेल, लोमड़ी की पूंछ, उसका जो फ्लावर होता है ना लोमड़ी की पूंछ की तरह होता है। बोला लोमड़ी की पूंछ देखी है कभी आपने, नहीं देखी? गर्ल्स जो हो ना वो चुट्टी बनाती है ना, इसको इधर में डालकर फिर ऊपर नीचे ऐसे घुमा घुमा के, है ना, सेम ऐसे की ऐसी होती है। अब अगर कोई देखो तो बोल देना कि वो गर्ल्स नहीं है, लोमड़ी है ना, लोमड़ी की पूंछ एज इट इज होती है, अभी देखेंगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं फिंगर मिलेट्स, काइंड ऑफ जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो फिंगर की तरह होता है। बोटनिकल नेम इज इल्यूसाइन कोरेकाना, वो कोरोना नहीं है ना, कोरेकाना। नेक्स्ट बात करें फैमिली, मतलब कुछ नहीं यार, जितने भी सीरियल्स हैं उन सबकी फैमिली पोएसियन ग्रामिनी है, क्या टेंशन है हमें, जिसका जैसा नाम है वो देखा जाएगा। ओरिजिन कहाँ है, बोला इंडिया। अरे इसमें तो वेदों में इसको तो लिखा गया है फिंगर मिलेट का, तो वर्णन वेदों में था, है ना। अरे ये तो बाजरा है, वेदों ने तो इंसान के पूरी शरीर को कहां डाल दिया, हाथ में डाल दिया। दिखाते हैं कभी कोई पिक्चर में, जो ये कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं फिजियोथेरेपी वाले, वहां दिखा देते हैं यहाँ पे लीवर है, यहाँ हार्ट है, ऐसा दिखा देते हैं, यहाँ पैर हैं, और फिर उसको दबाने से यहाँ ठीक भी होता है 100%, है ना। मैंने भी ये प्रैक्टिकली, मैं भी नहीं मानता था इन बातों में, लेकिन मैंने जब ट्रीटमेंट करवाया ना इंस्टेंटली उसका रिजल्ट निकलता है। मैं तो मानता हूँ कि बाकी ना डॉक्टरों को जाने तो भाड़ में, और सीधा जाकर ना कुछ भी हो ना उनसे ट्रीटमेंट करवा लो। मैं पहले नहीं मानता था, मैं बिल्कुल भी नहीं मानता था, बोला इनसे क्या होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली ना, मतलब इतना कि जनरली बोलूं कि बहुत कुछ सब कुछ देकर सब पे ट्रस्ट करके जब लास्ट में इस चीज पे आया ना, इंस्टेंट इलाज मिलता है। तो जहां मतलब हमारा हैंड पे जो स्ट्रक्चर होता है या जो वेन्स होती है, नसें जो होती हैं, वो मोस्टली उसके लिए काम करती हैं। हर एक की नसें यहाँ आती हैं। यहाँ पे फोटो बनाने का मतलब नहीं यहाँ लीवर है, यहाँ हार्ट है, ऐसा नहीं। मतलब जो नस कनेक्टेड है हमारे लीवर से, हार्ट से, वो यहाँ पे सारी नसें हैं। क्या स्ट्रक्चर बनाया यार भगवान ने, किस तरह से इसको फ्रेम किया है हमारी बॉडी को कि यहाँ सब कुछ है। आपका फीवर रुक जाएगा, वो नस को दबाएंगे उसको,
जहां से फीवर है, जहां बॉडी पेन है, हर किसी से कर सकते हैं। मतलब मैंने प्रैक्टिकली जो चीज करवाई है ना वो बता रहा हूं कि ऐसा नहीं, अदरवाइज तो मैं बिना उसके ट्रस्ट भी नहीं करता। तो ये वेदों में लिखा हुआ है। कौन सा? फिंगर मिलेट। गॉट इट? पोलिनेशन बोला, सेल्फ पोलिनेशन होता है, अपने आप पोलिनेशन होता है। लेकिन बाकी की बात करें हमने, एक किस में बोला? मेज में और बाजरा में, दोनों में क्रॉस होता है। बाकी को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर सेल्फ ही होता है, अपने आप हो जाता है। लेकिन मेज मक्का में भी क्या होता है? ऊपर रहता है कौन सा? टिलरिंग, सॉरी टेजलिंग, और नीचे क्या रहता है? सिल्किंग, जिसको हम बोलते हैं हमेशा कॉप भी बोला जाता है। और इस तरह से क्या रहता है? प्लांट। अरे यार ये क्यों पीछे पड़ा है मेरे? हाँ इसी तरह से होता है। ये मोस्टली कोब हो गया, और ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम टेजलिंग, इसको बोलते हैं सिल्किंग। इसलिए अलग अलग सेपरेट पार्ट हो गए। नेक्स्ट बात करें, इन्फ्लोरेंस प्लस स्पैकलेट, जैसे वो रहते हैं वैसे ये है। वाटर यूज इफिशियंसी बोला 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर एमएम, जितना भी इसका था बाजरा का उतना इसका है, लगभग इतना ही 9 के लगभग किसका था? सोरगम का। कॉमन नेम रागी, मंडुआ और नगली के नाम से जाना जाता है। तो रागी भी इसी को कहते हैं। आपने फिंगर मिलेट इंग्लिश में सुना होगा, हिंदी में इसको रागी ही बोलते हैं, रागी क्रॉप। और वैसे रागी उसको बोलते हैं उनको जो राग में गाते हैं। लेडी जो गाना नहीं गाती घर पे, गाती है कि नहीं गाती राग में, तो उनको बोलते हैं रागी। अब से है ना रागी बोला करो जो। चलिए बात करें कपाई एंड मडुआ। अरे खाने के काम, सारे खाने वाली क्रॉप्स हैं। अब इनसे तो आप गाना गवा नहीं सकते, बोला तुम्हारे तो 5 अंगुलियां हैं, तुम तो इंसान वाली कैटेगरी में आ गए। सारे ये हाईली न्यूट्रेंट और जो कंज्यूम करने वाली क्रॉप्स हैं। यहाँ पे कम खाई जाती है, अफ्रीका में सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां तो यही है। वहां उनके पास राइस नहीं है, उनके पास व्हीट नहीं है, बहुत कम एरिया में होता है। लेकिन ज्यादातर एक बिग एरिया की बात करें तो वहां पे मिलेट ही सबसे ज्यादा वो लोग। हाँ आपने कभी कभी एक्टिविटीज देखी है, गुंडागर्दी करवा लो उनसे, चोरी डकैती करवा लो, होते ही है। रेसलिंग वगैरह इनमें सबसे ज्यादा वही होते कि नहीं होते? हम तो जानने ही उनको इसी वजह से लगे हैं कि उनसे रेसलिंग में वो सबसे आगे। अरे क्रिकेट में जाने तभी से लगे, क्रिकेट में सबसे आगे अफ्रीकन, हर चीज में सबसे आगे हैं जनरली देखा जाए तो। और दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से वहां से तो छोड़ दीजिए, जो जैसा खाएगा, जो जैसे एक्टिविटीज होगी उसी के अकॉर्डिंग। जनरली पहाड़ियों को देख लीजिए, गोरखा एक जो बटालियन है उसमें सबसे ज्यादा कहां के हैं? हिली एरियाज के हैं सबसे ज्यादा, उन्हीं की एक बटालियन, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो जैसा हम खाते हैं, देखो जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे, जैसा आप खाओगे वैसी आप में कैपेसिटी होगी, और जैसा आपकी क्या होगी? एक्टिविटीज, एक्शंस, हैबिट्स, प्रैक्टिसेस, वो एक्सरसाइजेस, वैसी आपका बॉडी की स्ट्रेंथ होगी। बच्चा एक चीज ध्यान रखिएगा, नॉनवेज खाने से कभी भी बॉडी कैपेसिटी नहीं होती है। चाइनीज तो सांप, कुत्ता, बिल्ली कुछ नहीं छोड़ते, फिर उनमें तो सबसे ज्यादा वो तो वर्ल्ड में ऐसा होनी चाहिए, बोला यहां से जंप करूंगा और इंडिया में जाके बीच में गिरूंगा। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें, वहां से न्यूट्रिएंट इंस्टेंटली मिल जाता है, क्योंकि प्लांट बॉडी में न्यूट्रिएंट होता है वो सारा एक साथ इकट्ठा होकर क्या फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और डायरेक्ट खा रहे हो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन बात की जाए नो, वो लोग जो कहां पे रहता है, कोल्ड टेम्परेट एरिया में, ठंडी जगह पे, वो क्या खा सकते हैं? नॉनवेज ही खाएंगे, वो मांस मच्छी खाएंगे, क्योंकि उनके पास पानी, बर्फ है, बर्फ में मच्छियां मिल जाती हैं, वो क्रॉप तो कर ही नहीं सकते। तो क्या उनमें कैपेसिटी है? ये तो कहना ही एकदम बिल्कुल बेकार वाली बात होगी। लेकिन हाँ सबसे ज्यादा अभी रिसेंटली एक कैंडिडेट है जो शायद 15 साल से, उनको बहुत अवार्ड भी मिले, हरियाणा से हैं, 15 साल से वो जंगलों में थे, 7 साल का भाग गए थे जंगलों में, और वो नॉनवेज मतलब दूर दूर तक नहीं, वेजिटेरियन है, जंगलों में ही खाया है। शायद पता नहीं कितने 500 पुशअप से लगा देता है। हैं? केसी टार्जन
मुझे नाम याद नहीं है। 500 पुशअप्स बहुत बड़ी चीज हो जाती है। यहां 50 नहीं लगाए जाते, उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं उसके। तो वो चीज तो हम जनरली नॉनवेज से। अच्छा एक बात बताओ, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, मैं इस चीज को क्यों अवॉइड करता हूं? मतलब मैं चाहे कोई मर जाए लेकिन वो चीज नहीं खाऊंगा, इसको क्यों अवॉइड करता हूं? बाकी आप लोग खाते हो, मैं बुरा नहीं बताता, देखो है ना, क्योंकि सबका एक अलग अलग तरीका है। देखो एक चीज बात बताए है ना, मान लो कि मैं इंसान हूं और मेरे अंदर ना क्या है, कहीं ना कहीं तो फुंसी उनसी या फोड़ा कहीं ना कहीं हो ही रखा होगा, पस तो है ही कहीं ना कहीं, या किसी किसी अब मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत क्लीन रहता हूँ, फिर भी इतना पस भरा होगा चारों ओर। वो जो जानवर जो कौन सा क्लीन रहता है, उसमें कहीं ना कहीं पस तो है ही कुछ न कुछ। अब वो आप कहो कि हम उसको पका के खा लेंगे, कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करेगा। हाँ खा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इतना क्लीन भी नहीं देते आपको जो मार्केट में देते, कहीं ना कहीं वो चीज उसमें है, और वो आपको आज नहीं धीरे धीरे आने वाले टाइम में आपको इम्पैक्ट पहुंचाएंगी पहुंचाएंगी। अगर आप खा रहे हो, अच्छा वो जो लोग जो घर में ना पहले बैकयार्ड में जो मुर्गी पालते हैं, खुद घर पे जो खिलाते हैं उनको, कुछ लोग अभी भी मुस्लिम ऐसे हैं जो बकरा वगैरह रखते हैं, वो खुद घर में पालते हैं, पूरा साल भर जो उनको बकरा ईद पे काटा जाता है वो अपने घर पे रखते हैं, वो उसको पालते हैं, उसको क्लीन रखते हैं, बोला खाना तो हमें ही है और जैसा हम खाएंगे वैसा ही बनेंगे, फिर उसकी वो बलि चढ़ाते हैं। तो उनका ट्रेडिशन है, वो अच्छी बात है, लेकिन वो एक ध्यान किसका रखते हैं हम जनरली? एक बार वो इसमें ना मुर्गियों में वो डिजीज होता है, वायरल डिजीज होते हैं बहुत से, वायरल डिजीज हो गए, दुकान वालों ने क्या करा, सस्ता कर दिया उसको और काट काट के बेचने लग गए। अब जो लोग कंज्यूम कर रहे थे उनके बाद में जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि जो लोग कंज्यूम कर रहे थे उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स होने लगी। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी जो सिस्टम, सॉरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सबसे ज्यादा इश्यूज होने लगे उनको। तो इज ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ नॉनवेज, जो अनहेल्दी नॉनवेज जो कंज्यूम कर रहे थे। तो खाना, मैं नहीं मानता कि खाना बुरी बात है, बैलेंस रखना चाहिए। अब अगर ऐसा शेर को कहें कि भाई तू ना जंगल में रहता है, इतना पेड़ पड़े हुए हैं, तो उसको खा ले, तो इनको क्यों खाता है बेचारों को? अब वो सबका नेचर है, उसको उस तरह की एक्टिविटीज है, उस तरह का चाहिए, नेचर ने बनाया है, तो वो चीज खाना गलत बात नहीं है। बट हाँ मैं कहूं कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, एक चीज जनरली बताओ है ना, एक चीज जनरली जो साइंटिफिक है। आपने ये सुना है कि अगर काऊ को या बफेलो को आप टच कर दोगे और वो मिल्किंग करते टाइम पे अगर मतलब हिल गई तो पूरा मिल्क ऊपर चढ़ा जाती है? कभी नहीं सुना? नहीं सुना? आप कभी मिल्किंग करते टाइम पे एनिमल को डरा के देख लो, आपको मिल्क ही नहीं देंगी, पूरा ऊपर चढ़ा जाएगी। और चढ़ाने का मतलब उसके हाथ में नहीं होता, वो होता है हार्मोन से, पहली चीज। दूसरी चीज में आप एक एग्जांपल बताता हूं, अगर अभी आप शांति से आराम से बड़ी खुश हैं और आराम से पढ़ रहे हो और कोई आपको डरा दे भयंकर तरीके से, आपकी अगले 30 सेकंड तक ना आप दिमाग काम नहीं करेगा, सन्न रह जाओगे, बोला थोड़ी देर के लिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, सांस नहीं आ रही है, मेरा दिमाग क्या सोचूं क्या करूं। कभी कोई होता ना कि इंस्टेंटली मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं करूं क्या, मैंने ठोक दी गाड़ी, एंड टाइम पे मुझे समझ में नहीं आया, बोला ऐसा क्यों हुआ? क्यों? इसलिए हुआ कि जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो बॉडी को बैलेंस करने वाले सिर्फ और सिर्फ हॉर्मोन्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ हॉर्मोन्स, अब वो हार्मोन रिलीज हो गए जो नेगेटिव काइंड ऑफ थे, वो क्या कर नहीं करने दे रहे हमारी बॉडी को। अब आप खुश हो, क्यों हो आप खुश हो? क्योंकि आपका मन खुश है ना, आप खुश हो जिससे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं और उससे फील कर सकते हो। जब हम किसी को देखते हैं तो हमारे अंदर कौन से, जब चाहे मम्मी की बात करें चाहे हमारे लव वन की बात करें, तो आपके अंदर कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? ऑक्सीटॉक्सिन। तो आपके हाथ में नहीं है, वो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज हुए ना, इसलिए खुश होते हो आप, खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब बुरी तरह से किसी को देख लेते हो तो बड़े खुश रहते हो, तो वो हार्मोन्स की वजह से है। अब अगर वो नेगेटिव हार्मोन्स निकलते हैं, तो एक बात बताओ, अभी भी मुस्लिम एक ऐसी कम्युनिटी है जो वो हलाल किया हुआ नहीं खाते शायद, ऐसा कुछ है ना? वो सिर्फ डायरेक्ट आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट उसको उड़ा दो, वो वाला चाहिए उनको, दोबारा नहीं, एक 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 साथ में। क्यों?
क्योंकि जब हम तड़पते हैं ना तो हमारे अंदर वैसे ही हार्मोन्स निकलते हैं सारे के सारे, और जब वो हार्मोन्स निकलते हैं तो वो इकट्ठे हो जाते हैं सारी बॉडी में। जब इकट्ठे हो जाते हैं फिर हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। अरे भैया, है तो आप क्या नेगेटिव चीज ही खा रहे हो। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, खत्री होते हैं शायद वो लोग, उनमें मुस्लिम कम्युनिटी में खत्री होते हैं। कौन से होते हैं, एक मेरे कुरैशी कुरैशी एक मेरे दोस्त थे, वो इसीलिए बोला। फिर मैं जब मैं वो चीज पढ़ने लगा ना तब समझा कि हाँ, इसके पीछे लॉजिकली रीजन है। नहीं नहीं नहीं, कसाई कसाई नहीं होते, खत्री होते हैं शायद वो। तो वो एक चीरे हुआ, मतलब एक साथ में गर्दन उड़ा देंगे, पहले अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे। तो उसने क्या कि एक साथ में गर्दन उड़ा दी ना, उससे जो नेगेटिव हार्मोन्स होते हैं ना, वो उस बॉडी में बन ही नहीं पाते, उसको पता ही नहीं चलता, दर्द उसको फील ही नहीं होता कभी। तो उसको अवॉइड करने के लिए ही तो वो काटते हैं। नहीं तो उसको एक गर्दन एक बार काटो या 10 बार मार मार के काटो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन साइंटिफिकली फर्क पड़ता है। आज मुकेश अंबानी 400 रुपए लीटर का दूध पीता है, क्या बात कर रहे हो, उस दूध में क्या सोना है। एक्ट्रेस जो होते हैं 400 से 500 रुपए लीटर का दूध पीते हैं, उसमें क्या सोना है। सोना नहीं है। जब एनिमल को जैसा खिलाओगे, जैसा उसका बिहेवियर होगा, उसमें वैसे ही हॉर्मोन्स होंगे। जैसे उसमें हॉर्मोन्स होंगे, आप उसको कंज्यूम करोगे, आपके अंदर आएंगे, आप वैसा ही बिहेव करोगे। आप वैसा ही जैसे आजकल के ज्यादातर हो गए कि गुस्सा जल्दी आना, सुबह सुबह ऐसा लगता है कि दिमाग काम नहीं, आज तो मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आप कंज्यूम ही ऐसी चीज कर रहे हैं। हम लोग तो मन कैसे करेगा। नहीं तो सुबह सुबह मोटिवेशन मिले, अच्छे काम करने के लिए मिले, लेकिन वो एनर्जी तो आए अंदर से। तो एक चीज ये हमारे खाने पे है, सीधा इंपैक्ट डाले तो। और दूसरी चीज, आप साइंटिफिकली सोचिए उस बात के लिए कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो चलिए हम इस पे ही चल रहे थे, ज्यादा ना डिस्कस करें। तो न्यूट्रिएंट क्या है, 7% इसमें क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट 72, फैट 1 देखो सबसे ज्यादा मैंने बोला था किसमें, बाजरा में है। यहां 1.3 ग्राम डाइटरी फाइबर्स है, 18 ग्राम। हाई इसमें कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होता है। तो हड्डियां मजबूत होंगी तो हम कंज्यूम करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट बात करें, सोइल, सोइल एंड क्लाइमेट, ग्रोथ इन ट्रॉपिकल। बोला हाँ सही बात है, हाई गर्मी चाहिए इसको, तो और क्या चाहिए, ह्यूमिडिटी अच्छी मिल जाए, हाई हो तो अच्छी बात है। कैन, ये वाइडली यूज किया जाता है हाई एल्टीट्यूड एरियाज में भी, जैसे पहाड़ी हिली एरियाज में इसको अच्छे से ग्रोथ किया जाता है। तो इसीलिए ये जो रागी है, यही उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जनरली होता है। या है नीलगिरी हिल एरिया साउथ में, या उत्तराखंड में गर्मियों के टाइम पे जनरली इसको ग्रो करते हैं। इसलिए याद रखिएगा, डब्ल्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है। रागी यहाँ का सबसे कॉमन क्रॉप है उत्तराखंड का। ऑप्टिमम टेम्परेचर 26 से 29। वाई अडेप्टेबिलिटी होती है वेराइटी ऑफ सॉइल में। सैलिनिटी ये टॉलरेंट होता है, सारे जो मिलेट्स होते हैं वो सैलिनिटी सॉइल में हो जाते हैं। जिसमें सैलाइन सॉइल होती है वहां आराम से होता है। आपके पास नोट्स नहीं है, आपने लिए ही नहीं मिलेट्स के। मिलेट्स के नोट्स लीजिएगा अभी, और उसमें प्रॉपर मेंशन कीजिएगा। मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं आपका। एक बार बोल के आ जाइए, वो निकालने नोट्स ना आपके। नेक्स्ट बात करें, एल्यूवियल सैंडी सॉइल इसके लिए बेस्ट मानी जाती है। सीड एंड सीड सोविंग की बात करें, सीड रेट 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं एजोस्प्रिलम ब्रेसिलेंसी, जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होता है, जिसको बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर, जिसमें बायो एजेंट्स होते हैं, इनको ही बोला जाता है बायो फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया। एंड एस्परजिलस एवेगमोरी यूज किया जा सकता है, जो है पीएसबी। क्या होता है पीएसबी का फुल फॉर्म, हाँ सॉरी पीएसएफ। ये जनरली क्या है, किस कैटेगरी की है, फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग। क्या है एफ का, बी होता तो बैक्टीरिया, एफ होता है तो काइंड ऑफ फंगल। ये किस टाइप का बायो फर्टिलाइजर है, फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर की कैटेगरी में आता है। स्पेसिंग 7.5 से 10 प्लांट टू प्लांट स्पेस, प्लांट टू प्लांट स्पेस। सोविंग टाइम जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर में रागी को ग्रो किया जाता है। और समर सीजन का टाइमिंग है एनपीके 60-30-30। इरिगेटेड के लिए, रेनफेड एरिया के लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम, 40-20 एंड 20 इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। चलिए नेक्स्ट बात करें,
अदर कोडो मिलेट्स, अदर जो मिलेट्स कैटेगरी में आता है आपका एक कोडो मिलेट, जिसका साइंटिफिक नेम है क्या है, पैस्पेलस स्क्रोबाइकुलेटम। हिंदी में बोला जाता है इसको कोडो, हिंदी में और बोला जाता है वारागू, हिंदी में और बोला जाता है हरक्का, हिंदी में और बोला जाता है आरिकाहू। कॉर्सेट ऑफ द सीरियल्स मिलेट इसका बोला जाता है, सीरियल क्रॉप का कॉर्सेट इसको नाम दिया गया है। बैनयार्ड, पीछे की तरफ जो हमारे घर के पीछे भी हमें ऐसे प्लांट्स मिल जाते हैं, ठीक है। दी ज्यादा नेम पॉपुलर है हिली एरिया, बैनयार्ड हिली एरियाज में जाना जाता है। यहां पे देख सकते हैं सबसे जो पहली क्रॉप है, इस क्रॉप को बोला जाता है कोडो मिलेट, कोडो मिलेट। देख रहे हैं आप, है ना, छोटा सा उसकी तरह जो जनरली है ना, किसकी तरह बोलूं, चोटी आती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो ये इस तरह की होती है, जिसको बोलते हैं फॉक्सटेल मिलेट, जिसको बोलते हैं इटालियन जर्मन कैकुस, जिसको ड्रॉट टॉलरेंट, सूखे के टॉलरेंट भी क्रॉप बोला जाता है। इस क्रॉप को, ये हो गया हमारी, ये सिर्फ कॉमन नेम हमें याद रखने की कौन सी क्रॉप्स है जो मिलेट कैटेगरी के अंदर और कौन कौन सी आती है। तो मिलेट कैटेगरी में हमने दो को डिस्कस कर लिया, कौन सी, सोरगम और दूसरी मिलेट जिसको हम बात करें, और ये कौन कौन सी हैं बाकी, कोडो। अच्छा हाँ, एक रागी, तीन कर ली, तीन क्रॉप्स होगी, बाकी ये सारी क्रॉप्स हैं। लिटिल मिलेट एक जाना जाता है, लिटिल मिलेट जिसको एसोसिएटेड विद ट्राइब एग्रीकल्चर, ये फॉरेस्ट एरिया में ज्यादा होती है, और फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले लोगों को ट्राइब पीपल्स कहा जाता है। ट्राइबोलॉजी, द स्टडी ऑफ द पीपल्स हु लिव्स इन फॉरेस्ट एरिया, उनको बोला जाता है ट्राइबोलॉजी। ट्राइबोलॉजी उसको बोला जाता है स्टडी को, गॉट इट। अब बात करते हैं प्रोसो मिलेट। प्रोसो ये मिलती है जनरली ये फॉरेस्ट एरिया में, ये होती है प्रोसो मिलेट। कॉमन नेम है क्या, चीना, चना नहीं, चना तो हम हिंदी में कहते हैं ग्राम को, चीना, पेनीवेरागू, वरिगा और बरागू, दीज आर द कॉमन नेम। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोग्राम ऑन स्मॉल मिलेट्स पे कहां है, बेंगलोर में है। क्लियर, ये सारे आपके हो गए मिलेट्स के पार्ट कंप्लीट। किसी को सीरियल क्रॉप्स में कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। अब बात करते हैं सीरियल क्रॉप्स में क्रॉप वाइज आपके एमसीक्यूज होंगे, मतलब टेस्ट होंगे, वो एवरीडे रहेंगे। एक्स वाई जेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सीरियल क्रॉप कंप्लीट, उधर हमारा एक आपका एक या दो वेजिटेबल वाला भी कंप्लीट हो गया। तो अगर किसी ने लेक्चर्स मिस कर दिया तो वो भी देख लीजिए, ऑनलाइन दोनों साथ साथ में चल रही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे किसका, या पल्सेस क्रॉप्स को, पल्सेस क्रॉप या ऑयल सीड क्रॉप का, ठीक है, दोनों में से। वो भी साथ साथ अभी एक बार ये हो जाए 2-3 दिन में, उसके बाद जैसे जैसे चलता रहेगा। सोयल साइंस साथ में होगा, पहले मेजर सब्जेक्ट्स होंगे, उसके बाद में होते रहेंगे, वो भी साथ साथ चलते रहेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो, कुछ नहीं पूछना जी, बिल्कुल। परसों टेस्ट होगा इसका कंप्लीट का, इसलिए परसों रख रहे हैं ये कंप्लीट, जितने भी क्रॉप्स हो गए आपके। कल तो क्लास ही होगी, दशहरा नो छुट्टी, दशहरा छुट्टी चाहिए। कितने लोगों को छुट्टी, बाकी के तो छोड़ दो, है ना, जिन्होंने आज नवमी को गायब हो गए, अरे समझा करो यार, मैं तो आराम से सोऊंगा ना, आप लोग छुट्टी, मैं भी छुट्टी देके सो सकता था, सभी लोग सोते हैं। अब आप क्या चाहते हो, छुट्टी चाहते हो दशहरा की? हाँ जी, ये कर सकते हैं आप, क्योंकि एक साथ में देखो डब्ल्यू एग्जाम आ गया, आईबीपीएस एफओ भी सर पे है, बाकी एग्जाम्स भी सर पे हैं, तो मैं इस चीज को कभी भी, डब्ल्यू का तो 7 जनवरी फिक्स दे रखा है। पागल हो गया इंसान, समझा रहे इसको, पानी की छींटे मारो थोड़े थोड़े। वो तो 34 पोस्ट का नवंबर में ही एग्जाम है,
जो एमएससी कैटेगरी को मांगते हैं, हाँ 7 को तो उनका है जो 650 पोस्ट है। आप किसके लिए तैयारी कर रहे हो? रहने वाले कहां से हो? हरिद्वार से, मतलब उत्तराखंड से, मतलब इतना पीछे हो, अभी यही पता नहीं एग्जाम कब होने वाला है। ये तो मैंने यहां सब एक्सप्लेन कर दिया विद सिलेबस, सारी चीज कर दी। हाँ जी बच्चा, मार्च में देखिए अभी रिसेंटली जो पेपर एफसीआई का हुआ है, हाँ सॉरी एफसीआई का पेपर हो सकता है, एफसीआई का मे बी मार्च में, और लेट्स सी। नहीं नहीं नहीं, वो उसी टाइम भरेंगे फिर, मार्च अप्रैल से तो पीजी एंट्रेंस के इनके सारे स्टार्ट हो ही जाते हैं। बट एफसीआई का पेपर पिछली बार मार्च में हुआ, तो मे बी इस बार मार्च में हो जाए पेपर। बाकी देखिए फूड सेफ्टी ऑफिसर उसका पेपर होगा। हाँ जी, इवन बात करें यूपी और अदर स्टेट्स की, तो उनके स्टेट के एग्रीकल्चर पेपर जरूर होने हैं मार्च और अप्रैल में। इफ्को का भी हो गया तो इफ्को का कोई पॉसिबल नहीं है, नाबार्ड का जस्ट हुआ है तो उसके लिए 6 महीना चाहिए फिर से, अप्रैल मई जून में ही जाएगा नाबार्ड का फिर से एग्जाम।